स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। जैसे कि अभी तक लगातार 2 पेपर से हम बने रहे अपने इस चैनल पे, और ऐसे ही आज भी हम चालू कर रहे हैं अपना सेट 3, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आपके पास। पहले तो क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस कराई मैंने आपको, एंड अब पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ विद सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि आपको आंसर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये थ्योरेटिकल चीजें होती हैं तो आंसर ढूंढने के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। तो घबराए नहीं, आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया जाता है। बाकी के प्रीवियस के 2 पेपर्स में आपने देखे ही हैं कि क्वेश्चन की क्या क्वालिटी थी और क्वेश्चन के कैसे सोल्यूशन आपको मैंने दिए। और ऐसे ही आपका ये पेपर भी रहेगा सेट 3। सीबीएसई के हमारे 3 पेपर्स कवर हो जाएंगे, और इसके बाद हम कदम रखेंगे अपने आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वो आईएससी का पेपर सॉल्व करेंगे। बात ध्यान रखने के लिए, ये बात यहाँ कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है, सीबीएसई हो या आईएससी हो, सिलेबस तो अपना एक ही है। तो सीबीएसई वाले चाहे तो आईएससी के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए लेक्चर देख सकते हैं, और आईएससी वाले सीबीएसई का लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि ये पेपर्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप हमारे चैनल आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसकी कॉस्ट नहीं है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लगातार सैंपल पेपर्स आपके लिए डाले जा रहे हैं हमारे चैनल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय लगाए, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर सेट 3। चलिए सेक्शन ए पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स तक, 16 क्वेश्चन तक हमें कवर करने हैं सेक्शन फर्स्ट में। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की बात आती है। एमसीक्यूज पे तो आपको टिक करके बताता चलूंगा क्या क्या है, एक्सप्लेनेशन साथ में रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन होता है, पुशिंग आउट ऑफ फुल डेवलप्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द यूटेरस इज कॉल्ड इट्स। जब पुश किया जाता है एक डेवलप्ड एम्ब्रियो को, यहाँ पर बेबी नहीं लिख करके डेवलप्ड एम्ब्रियो लिख रहा है आपको, जिससे चीजें आपके लिए आसान हो। तो जब डेवलप्ड एम्ब्रियो पुश किया जा रहा है यूट्रस से, तो आप इस प्रोसेस को नाम देते हैं पार्टूरिशन। सिंपल सा फंडा था, 10th में भी पढ़ के चले आए हम इस टर्म को देते हैं पार्टूरिशन। तो पार्टूरिशन इज अ प्रोसेस बाय विच हम यूट्रस से मैच्योर्ड एम्ब्रियो को, डेवलप्ड एम्ब्रियो को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, which of the following one is the correct of a food chain। देखिए फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का जो किसी का खाने हैं या जो किसी को खाते हैं। तो इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय दे बीइंग ईट और बीइंग ईटन। तो उस सीरीज को हम फूड चेन कहते हैं। कह रहा बताइए कौन सा फूड चेन का यहाँ पर सीक्वेंस करेक्ट है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो फूड चेन कोई भी स्टार्ट होती है तो वो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होती है, यानी प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पर ए और बी तो सीधे सीधे बच गए, सी एंड डी तो हट ही गए, यहाँ कोई भी प्रोड्यूसर से स्टार्टिंग में नहीं है। यहाँ पर हमारे ए में चले तो ग्रास है, ग्रास को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। सीधा सीधा आंसर ये पे निकला था, बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रासहोपर ग्रास को नहीं खाएगा तो सारा खेल ही खत्म हो गया। आपने ग्रास देख लिया, आंसर वहीं पर हो जाता है। तो सेकंड का आंसर आपका बनता है ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी सेकंड का आंसर बी, क्योंकि हमारा ए सही है तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, what do we understand by reproductive health। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ऑल ऑफ दीज है, या द टर्म सिंपली रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन, या डी है द टोटल वेल बीइंग इन इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर बात एक समझने वाली है कि हर एक टर्म पे रिप्रोडक्शन का नाम लिया जा रहा है, और जब हर एक टर्म पे रिप्रोडक्शन लिया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, चीजें रिप्रोडक्शन से रिलेट हो रही हैं। और जब चीजें रिप्रोडक्शन से रिलेट हो रही हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता है आंसर बी, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो बी परफेक्ट यहाँ निकलता है, क्योंकि सारे टर्म्स जुड़ रहे हैं ए, सी और डी के। तो जितनी भी चीजें रिप्रोडक्टिव, चाहे इमोशनली हो, चाहे बिहेवियरल हो, या फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएंगी। आंसर बढ़िया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4,
For what purpose nucleopolyhedrovirus are being used nowadays? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एक जीनस हुआ करता था, अगर आपको याद हो, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा तो मैंने कहा था यहाँ पर एक वायरस होता है बैक्लोवायरस. बैक्लोवायरस इट इज अ जीनस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. कह रहा फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम इस जीनस के वायरस को. पहला, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, तो दिमाग लगाइए, देखिए यार, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक कोई भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऐसे वायरस को जनरेट नहीं करेगा जो किसी एक परफेक्ट चीज पे अटैक न करके पूरी बॉडी पे अटैक करे. सी, स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम या नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम. तो बी और डी दोनों तो छलावे लग रहे हैं, क्योंकि नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं है यार. आप कहते हो हम एक इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं, क्लियर, और उस इंसेक्टिसाइड से हम किसी टोबैको प्लांट से, टोबैको की जो अभी यील्डिंग चल रही है वहां पर हम कल्टीवेशन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं या पेस्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको आप रोकेंगे. अब आपने कोई तैयार किया माइक्रोब और आप पेस्टिसाइड को ना मार करके उस क्रॉपिंग जो फील्ड है उस पे सारे माइक्रोब्स को मारे डाल रहे हैं, तो ये तो खराब बात है ना. क्योंकि कुछ अच्छे माइक्रोब जो हमारे देखा जाए तो माइक्रोराइजा है या फिर हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जाएंगे. तो ये दो बेकार लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक में कह रहा है नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, हमें जिसको मारना है उसी को नहीं मारेंगे, तो बेकार. कह रहा है नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक, देखिए दोनों जगह पॉइंट मिलके आप समझ जाइए, ये तो गए काम से, ये तो बिल्कुल गए काम से. लास्ट कहता है स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब देखिए स्पीसीज को मारेगा, जो हमें मारने के लिए बनाया है ये वायरस, ये मारेगा लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे मारेगा, यानी आसपास जो और होंगे थोड़े बहुत रिलेटेड इससे वायरस वो मारे जाएंगे. तो ये भी गए. बचा क्या भाई साहब? बचता है स्पीसीज स्पेसिफिक. पहली क्वालिटी होती है जब भी हम कोई माइक्रोब्स को यूज करते हैं क्रॉपिंग फील्ड में एज अ पेस्टिसाइड्स, तो पहले तो स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए. सेकेंड, नैरो स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होना चाहिए. नैरो मतलब सिर्फ उसी को मारेगा, ये नहीं आसपास के लिए उनको भी कवर कर दे. तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है which one of the following is incorrect about the characteristics of protobionts, cocervates and microspheres. एक्चुअली क्या था, मैं पहले आपको बता दूं प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं. जब ओरिजिन ऑफ लाइफ चल रही थी और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट हैं मिस्टर वॉल्डेयर, और उनके साथ थे हमारे एक साइंटिस्ट बहुत अच्छे, उनका नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 2 मिनट, हाँ, मिलर्स, स्टेले मिलर, हैरोल्ड यूरे, और इन लोगों ने मिलकर के ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब थ्योरी तैयार कर रहे थे, तो हैरोल्ड यूरे ने कहा कि जब लाइफ अर्थ पे आई तो उसमें अर्थ पे एक्वेटिक सिस्टम था, अपने पूरे अर्थ पे वाटर लॉर्ड अर्थ थी. टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण समुद्र का पानी उबलता था. अब जब समुद्र का पानी उबलता था तो उसी को उन्होंने बोला प्रोटोबायोन्ट्स, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से प्रोटीन के और सराउंडिंग सरफेस के जिसमें डुप्लीकेशन की पावर आ गई, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल बनने की पावर आ गई. तो माना जाता है सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स बने या कोई लिविंग पार्टिकल बना वो प्रोटोबायोन्ट्स थे. चलिए क्या कहते हैं, कह रहे which one of the following is incorrect about the characteristic of protobionts? They could maintain an internal environment. चलिए भाई कौन सा करेक्ट है? They could maintain an internal environment. Second, they were able to reproduce. ये तो सही बात लिखी है, तो इनकरेक्ट तो नहीं सकता, मैंने बताया भी आपको. They could separate combination of molecule from all the surrounding
सेपरेट मॉलिक्यूल सराउंडिंग से करा रहे अलग हो जाते थे। एंड डी दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। पहला कह रहा है दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट। बात सही कह रहे हैं भाई साहब आप, ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेंगे। जब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेंगे तो दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, तो ये रिप्रोडक्शन के एबल भी होंगे। ओके, एंड दे वर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये पार्शियली यानी कि पार्शियली आइसोलेट होते सराउंडिंग से, और कह रहे हैं ये सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इतनी जल्दी नहीं, पार्शियली अपने सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल उससे पार्शियली अलग होते थे। तीनों बातें यहाँ पे सही लिखते तो गलत क्या है? फिफ्थ का सी, यानी जो आंसर है हमारा फिफ्थ का सी। लेकिन जस्ट अ मिनट, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है कि ये रिप्रोड्यूस, देखिए क्वेश्चन कभी कभी बड़ा घुमा दिया जाता है। सेल डिवाइड होने में और इन ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस होने में एक चीज डिफरेंस है कि जो हमारे प्रोटोबायोन्ट्स होते थे ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। ये रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया, तीन सही थे, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी धरती पे तो ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑर्गेनिज्म बना, ना कि कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑर्गेनिज्म बना। और अगर वो रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा तो रिप्रोडक्शन तो बड़ा बड़ा प्रोसेस था। तो ये जो टर्म है दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, ये फर्स्ट टर्म है, तो फिफ्थ का बी आपके लिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं हाउ हैज द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, ये नाम तो जैसे ही आता है तो सीधे आप बीटी कर लिया करिए, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, पोटैटो। हाउ हैज द बैक्टीरियम बीटी हेल्प अस इन कंट्रोलिंग कैटरपिलर्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। बैसिलस thuringiensis आपको पता है एक टॉक्सिक केमिकल निकालता है, जैसे क्राई प्रोटीन्स कहते थे, जो इनसॉल्युबल था, लास्ट पेपर्स में भी पढ़े हैं। चलिए आंसर लिखते हैं। Plants contain Bacillus thuringiensis. When eaten by the insect larva, in the gut of the larva, the toxin is released by the bacteria which killed larva. चलो क्या बात सही है। दूसरी बात कहते हैं plant contain toxin produced by Bacillus thuringiensis. When eaten by the insect larva, in the gut of the larva, the toxin is released and the larva get killed. Okay, Bacillus thuringiensis के larva by infecting them. तो भाई यहाँ पर तो मेरे ख्याल से सारी चीजें ही पक्ष में चल रही हैं, लेकिन एक चीज देखिएगा, प्लांट्स कंटेन बैसिलस thuringiensis when eaten by the insect larva। कह रहा प्लांट कंटेन टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द thuringiensis when eaten by the insect larva in the gut of the larva the toxin is cleared। देखिए दोनों में डिफरेंस है। प्लांट कंटेन बैसिलस thuringiensis, जिस प्लांट में बैसिलस thuringiensis है वो खाया जाता है लार्वा साथ, तब वो मरता है, ये इनका कहना है। Plants contain toxin, plant contain toxin produced by Bacillus thuringiensis। दोनों में कितना डिफरेंस है, यहीं पर फंसेंगे आप, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ। कह रहा प्लांट कंटेन Bacillus thuringiensis, अगर कोई प्लांट के अंदर Bacillus thuringiensis है तो क्या उसको कोई लार्वा खाएगा तो मर जाएगा? नहीं। अभी लास्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर वो जीन्स डाले जाते हैं, फिर वो जीन से जो टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है वो लार्वा को मारता है। तो आंसर कहीं ना कहीं ये जा रहा है सही कि प्लांट्स कंटेन टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय Bacillus thuringiensis व्हेन ईटन बाय, तो प्लांट कंटेन बाय टॉक्सिन, प्लांट कंटेन कर रहा है। यहाँ पर निकल रहा है प्लांट कंटेन Bacillus thuringiensis। Bacillus thuringiensis के रहने से कोई फायदा नहीं है, उसमें मौजूद टॉक्सिन से हमें फायदा है। क्लियर? तो आंसर बी इज योर राइट आंसर। 6 का बी। Next question. A color-blind man marries a woman with a normal sight who has no history of color blindness in her family. What is the probability of their grandson being color blind? समझिए दिमाग में। A color-blind man marries, color-blind man है यानी कि XY होगा उसका,
कलर ब्लाइंड है तो एक पे जीन हो गया कलर ब्लाइंडनेस का। विथ नॉर्मल साइट, अ वुमन विथ नॉर्मल साइट, वुमन जो थी एकदम सही थी, है ना, हु वाज नो हिस्ट्री ऑफ कलर, इनका हिस्ट्री कलर मतलब पेडिग्री किया गया तो कोई इनके हिस्ट्री में कलर ब्लाइंड नहीं था, यानी वुमन बिल्कुल फ्रेश है, वुमन के घर वाले बिल्कुल फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रीट हो रही है। लेकिन मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। इन हर फैमिली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी इनकी मैरिज हो गई, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। आप देखेंगे ये कह रहा है कि इनके जो ग्रैंडसन हुए उनमें बीमारी होने क्या चांसेस है। याद करिए आपको एक चीज बताया था मैंने कि ये जो बीमारियां हैं सेक्स लिंक्ड डिसीजेस हैं, ये फादर से डॉटर में और मदर से सन में जाती है। यानी अगर मदर इन्फेक्टेड नहीं है तो बच्चे में, सन की बात हो रही है, सन में डिसीज जानी चाहिए, लेकिन मदर जब इन्फेक्टेड नहीं है और ना हिस्ट्री में कोई इन्फेक्टेड है तो बेटे को बीमारी नहीं होगी। यानी जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो नील होगी। तो आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो देखिए ऐसे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से कंफ्यूज क्रिएट करें आप में। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 8। Question. The length of mRNA that carries information of complete polypeptide synthesis is। देखिए mRNA को बांटा गया है 3 टाइप्स, जैसे म्यूटॉन है, सिस्टॉन है। म्यूटॉन वो साइट है mRNA के जहां पर म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पर उस mRNA पे एक फंक्शनल साइट भी होती है जो प्रोटीन को बनाने के लिए कोड करता है। तो जो प्रोटीन को बनाने के लिए कोड कर रहा है उस चीज को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो आंसर हमारा आएगा सिस्ट्रॉन। याद रखिएगा सिस्ट्रॉन जो है हमारा फंक्शनल यूनिट है mRNA की जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करती है। म्यूटॉन में ही म्यूटेशन होता है, सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9। Humans have increased extinction rate by a factor of, हालांकि 7th एक्सटिंक्शन चल रहा है और ये एक्सटिंक्शन एक फैक्टर बता रहे हैं कि क्या फैक्टर है इसमें जो हमारा humans have increased the extinction rate by a factor of। तो यहाँ पर देखिए आंसर तो डाटा है, आंसर है आपको याद रखना है 1000 आंसर इसका है। What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during geoelectrophoresis? क्या कारण है डीएनए फ्रेगमेंट्स एग्रोस जेल पे चलते हैं? पहला, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, जो नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट है वो मूव नहीं करेंगे। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज आर फर्दर इट मूव्स, स्मॉलर सेगमेंट मूव करते रहेंगे। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू द फर्दर, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इज मूव्स। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर ले मेरे भाई तो एक चीज याद रखिएगा, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस के कॉर्नर पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो जो ये भाई साहब कह रहे हैं ये वाले नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, हाँ नेगेटिव वाले मूव नहीं करेंगे लेकिन वो नेगेटिव तरफ भागेंगे, हल्का फुल्का मूवमेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फर्दर,
जो पॉजिटिव चार्ज है फर्दर मूव करें, कहाँ मूव करेंगे, जगह नहीं। लेकिन हाँ, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे डीएनए के, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज लाइट वेटेड है और ये बढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आपका आंसर 10th का जाएगा बी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। The fungus Penicillium notatum is used to obtain the drug. सिंपल सी बात है, नाम में इनका छुपा हुआ चीज पेनिसिलियम नोटाटम, जिस फंजाई से निकाला गया तो उसका नाम है, और जो केमिकल निकाला गया वो केमिकल है हमारा पेनिसिलिन। तो हमारा आंसर जाएगा ए, पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स are generally folded proof method of contraception, the least side effects, yet this is the last option for couples because कह रहा है sterilization technique generally folded proof method for contraception with the least side effect, least side effect होंगे, लेकिन कब, जब आखिरी ऑप्शन बचे। तो यार ये चीज समझना, लास्ट ऑप्शन फॉर कपल्स के लिए अगर क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन करना है, कंट्रासेप्शन करना है, तो फिर एक ही चीज बचती है। समझते हैं क्या? ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि लगा सके, मूव कर सके। क्वालिटी पूछ रहा है कि क्या क्वालिटी है, बच्चा नहीं चाहिए, अब क्या क्वालिटीज हम यूज करें अपने कंट्रासेप्शन डिवाइस में। तो पहली बात तो वो इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हम लगाएं और हटाएं। The misconception that it will reduce sexual urge or drive, okay, and the third is it is a surgical procedure, and the fourth is if lack of sufficient facilities in many parts of the country। कह रहा है जब भैया आखिरी ऑप्शन बचा है उनके पास, कह रहा है हमें भैया कराना ही है, अब हमें अपना स्टेरिलाइजेशन कराना ही है। जब स्टेरिलाइज कराना है तो भैया ये इरिवर्सिबल हो, क्योंकि दोबारा आप कह रहे हैं बच्चा में नहीं चाहिए, आखिरी मेरा है तो इरिवर्सिबल हो, हटाया निकाला ना जा सके, लग गया तो लगा रहने दो, इतना दोबारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। दूसरा कह रहे हैं द मिसकंसेप्शन दैट इज विल रिड्यूस सेक्सुअल, और सेक्सुअल जो अर्ग है वो रिड्यूस हो। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। सिंपल सी बात है, जब भैया टेम्परेरी तो हो जाए तो दवा खा लो, कंडोम का यूज कर लो, लेकिन जब परमानेंट की बात आती है तो फिर आपको सर्जिकल की बात करनी पड़ेगी। और दादा कह ही रहे पहले, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। एंड द फोर्थ इज इफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कई जगह पर सफिशिएंट फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, कंडोम नहीं मिल रहा, पिल्स नहीं मिल रहा, कॉस्टली है उनके लिए, तो ऐसी कंडीशन पे एक बार स्टेरिलाइजेशन हो जाए, एक बार ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी हो जाए, खेल खत्म। आंसर इज बी, ऑल ऑप्शंस आर राइट। चलिए एमसीक्यू को खत्म करने के बाद बढ़ते हैं एजर्शन और रीजन, जो कि हम लोग का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। थोड़ा दिमाग खपत होती है इस जगह पे क्वेश्चंस पे, और देखा जाए तो आपको मैंने कई एमसीक्यूज पे चर्चा कर ली है, सेट पे फर्स्ट में, सेट सेकंड में, और यहाँ पर अब सेट थर्ड भी आज है, आपका लास्ट सेट है सीबीएसई का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एजर्शन। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं, एजर्शन को हमेशा बट से जोड़ने की कोशिश करें, या फिर बिकस, खासकर बिकस हमारा फेवरेट है, बिकस पे फोकस ज्यादा करें। बिकस से अगर जुड़ता है तो हमारा काम बन सकता है। क्या है, चलिए एजर्शन। विस्की डेवलप्स कलर ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस। कह रहा है विस्की कलर अपना डेवलप करता है, पेल येलो कलर, लाइक ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस। एजिंग मतलब इनको रखा जा रहा है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अच्छा भाई ठीक है। रीजन बताते हैं वोडका इज कलरलेस। देखिए सबसे पहली बात आप देख लीजिए, कोई बिकस से जुड़ नहीं है। विस्की इज डेवलप्ड ड्यूरिंग एजिंग द प्रोसेस बिकॉज़
वुड का इज कलरलेस। तो मतलब तो यानी एक चीज तो है कि ए आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन में तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दे ही नहीं रहा है। एक चीज तो देखो यहाँ कर रही है सारे आंसर्स में, जैसे यहाँ पर आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि आर नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो पहले तो यही ऑप्शन तो है, सॉल्व कैसे करना है आपने देख लिया कि यार ए का तो आर तो ए का एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो पहला तो एक पकड़ के एक तुक्का लगा के देखते हैं फिर क्या होता नहीं क्या नहीं। फिर चीज देखते हैं, कह रहा है विस्की डेवलप्स कलर ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस। विस्की कलर डेवलप करती है एजिंग प्रोसेस के थ्रू, और आप देखते हो कलर दिखता है, और जबकि वोडका कलरलेस होती है, वोडका व्हाइट कलर की होती है। यूज नहीं किएगा, यूज ना करना है। तो वोडका व्हाइट कलर की होती है। यार बात दोनों सही कह रहे हैं, यानी ए भी सही है आर भी सही है, और जब दोनों सही हैं तो फिर आंसर बी इज राइट। तो राइट आंसर हमारा बी निकलता है। 13 का बी ध्यान से समझना है, जैसे जोड़ रहा हूं ऐसे। अब आप ऐसे कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। मैं तो कोशिश करूंगा, आप भी जरा कोशिश करें, खुद थोड़ी लेता हूँ, तब तक मैं भी पढ़ ही लेता हूँ। Assertion Archaeosporium is formed from the nucellus. Archaeosporium is formed from the nucellus. Okay. Archaeosporium forms megaspore mother cell. ये है क्या पहले समझे। जब आपकी ओवरी हो प्लांट की, तो वहाँ पे जो बेसमेंट सेल्स होती है जिसे जनरेटिव सेल्स कहते हैं, वो सेल्स आर्केस्पोरियल सेल होती हैं। आर्केस्पोरियल सेल्स, यहाँ पे स्पोरिया में पोटेंशियल वाली बात नहीं, आर्केस्पोरियल सेल्स। इन्हीं आर्केस्पोरियल सेल से धीरे धीरे बनते हैं हमारे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल समझने की कोशिश करिए। कह रहा है आर्केस्पोरियम इज फाउंड फ्रॉम द न्यूसेलस। आर्केस्पोरियम फॉर्म फ्रॉम द न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? बेसिकली जो हमारी ओवरी है, उस ओवरी के अंदर न्यूसेलस वो टिश्यू होते हैं जिन टिश्यू से इन टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है आर्केस्पोरियम इज फाउंड फ्रॉम द न्यूसेलस। पहली बात हमारी हमें ट्रू लग रही है, ट्रू लिख दिया। फिर कह रहा है आर्केस्पोरियम फॉर्म्स मेगास्पोर मदर सेल, जैसा कि मैंने लिखा आर्केस्पोरियल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। दोनों बातें सही लग रही है, लेकिन बिकस से जोड़ने पे बन रहा है, बिकस से जोड़िए तो आर्केस्पोरियम फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूसेलस बिकॉज़ आर्केस्पोरियल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। बिकस से जोड़ ही नहीं रहा है यार, लेकिन दोनों चीजें सही हैं। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। A and R true and R is correct explanation, तो करेक्ट एक्सप्रेशन तो हो ही नहीं रहा है। A and R true but R is not correct explanation। फिर वही पकड़ में आ गया इसी से बट से, और देखिए बट ने कितना बड़ा, बिकॉज़ ने कितना बड़ा साथ दिया, जुड़ ही नहीं रहा है, और जुड़ ही नहीं रहा है तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर, तो मैं रेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 15 assertion is cytoplasmic inheritance occurs only due to plasma genes। okay? R कहते हैं plasma genes are restricted to only 2 cell organelles, example mitochondria and chloroplast। कह रहे cytoplasmic inheritance only occurs only due to plasma genes। कह रहे cytoplasmic inheritance कब जाएगा? जब उस cytoplasmic genes मौजूद हों, उस cytoplasmic genes मौजूद हों। अच्छा ठीक है। कह रहे प्लाज्मा जेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 सेल ऑर्गेनल। प्लाज्मा जेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अरे मेरे भाई, आप ये तो सही कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जब इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जब साइटोप्लाज्मा से साइटोप्लाज्म से इनहेरिटेंस हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कभी-कभी जीन्स पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज़ दे आर सेमी कंजर्वेटिव ऑर्गेनिज्म, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन डीएनए। ओन डीएनए होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। पहली बात तो सही है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अकर्स ओनली ड्यू टू द प्लाज्मा जीन्स। ठीक है, पहले को ट्रू करते हैं, आंसर ट्रू है।
प्लाज्मा जीन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली, कह रहा है इसमें प्लाज्मा जीन्स पाए भी जाते हैं। कौन से दूसरे ऑर्गन में? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अरे भाई इन्हीं में तो पाए जाते हैं। तो ट्रू, ए इज ट्रू और इज फॉल्स, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए ए इज ट्रू और इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू और इज फॉल्स, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 जी बताया भाई साहब, क्वेश्चन जिसमें क्या कहते हैं? कहते हैं ए गैमेटिक आइसोलेशन इज इन फ्री लिविंग एक्वेटिक फॉर्म्स, इट मे बी सीन इन सेम स्पीसीज। अगर आप दिमाग लगाइए तो पहले तो बिकस पे जाए, हमेशा बिकस से पहले जाओ, जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, लगा दो बिकस जरा, अब तक सेंटेंस रीड करिए। Gametic isolation is common in free living aquatic forms because it may be seen in same species। ये कोई बात जोड़ रही क्या? कोई रीजन नहीं बन ही नहीं रहा। कह रहा जेनेटिक आइसोलेशन एक्वाटिक एनिमल एक्वाटिक फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि इट में भी सीन, क्योंकि कुछ भी देखा गया है। ये कौन सी बात होती है? रीजन तो सही आ ही नहीं रहा है। देखिए क्या करना है। गैमेटिक आइसोलेशन इज कॉमन इन फ्री लिविंग एक्वाटिक फॉर्म्स। देखिए गैमेटिक आइसोलेशन का मतलब होता है कि अधिकतर जो हमारे एक्वाटिक फॉर्म्स है वो मेल और फीमेल अलग ही होंगे। मेल अलग गैमेट बनाएगा, फीमेल अलग गैमेट बनाती है। ये देखा गया एक्वाटिक मीडियम में, तो ये बात तो सही है, यानी ए को ट्रू कर दिया जाए। इट मे बी सीन इन सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का अगर बात करेंगे तो विद इन स्पीसीज गैमेटिक आइसोलेशन नहीं संभव हो पाएगा, तो R is false। R is false and our answer is C। A is true but R is false। ओके, तो याद रखिए ऐसे हमने 1 to 15 assertion और रीजन के साथ MCQ को भी खींच लिया है ना भाई, MCQ को भी खींच लिया है। अब अगर हम बात करें तो अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे, जहाँ पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको सोल्यूशन की, कैसे आपको सेंटेंस वाइज आंसर लिखना है। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, सोल्यूशन अपने पास है, मौजूद है। क्वेश्चन कहते हैं राइट एनी 2 वेज ऑफ हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर फाउंड टू बी यूजफुल। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड पे हमने पहले पेपर में भी चर्चा की है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हमारे वो कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं। चलो भाई, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जब प्लांट बनाते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, यानी वहां पर न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वहां पे न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो रेजिस्टेंस टू डिसीजेज, रेजिस्टेंस टू डिसीजेज, साथ ही साथ सैलिनिटी से भी बच सकते हैं, फ्रॉस्ट से बच सकते हैं। तो कई सारी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। चलिए इसके आंसर को आपको ले चलते हैं, आंसर पे जहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी सबके भी आंसर है इस पे, पहला मैं आपको लेके चलता हूँ 2 मार्क्स के पास। The genetically modified plants are found to be useful as they पहला reduce और minimize the use of agrochemicals। ये ऑलरेडी सॉइल से बढ़िया न्यूट्रिशन लेते हैं, कम न्यूट्रिशन में अच्छा प्रोडक्टिविटी देखते हैं, तो इनको फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनको पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंस है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस।
दूसरा क्या है, रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब खेती करने के बाद आप जब उसको कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद मिट्टी में बहुत उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो उससे आपको बचाता है। एंड इनहैज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द क्रॉप, और क्रॉप के न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, सॉरी सेक्शन सी कहां से आ गया, माफ करिएगा, फिर सेक्शन बी का पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, जल्दी मत करो, बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना है अभी। सेक्शन बी, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। लिम्फाइड ऑर्गन्स हमारी बॉडी को एक तरीके से डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और साथ का बड़ा लेना देना होता है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। देखिए प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स वो हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट बनती हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट मैच्योर हो रही हैं। तो देखिए आंसर पे चलते हैं, आ जाइए आंसर जी जल्दी से बच्चों के पास, और आंसर आता है हमारा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर वेयर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर। जैसा कि मैंने बताया सॉरी थोड़ी कॉफी की प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होता है, तो आप तो समझते बायो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा हीट एंड कोल्ड के कारण ऐसी नेजल पैसेज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बहरहाल प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर वेयर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मैच्योर, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स फॉर्म होती हैं, बनती हैं और मैच्योर होती हैं। दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर स्टेम सेल टू डिवाइड एंड मैच्योर इनटू बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट बनती है हमारे प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में। These are two primary lymphatic organ, the red bone marrow and the thymus gland. Thymus gland आपके दो लंग्स के बीच में होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ये ग्लैंड आपकी छोटी होती जाती है, श्रिंक होती जाती है। इसलिए शायद बुढ़ापे के टाइम आने पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। ये बात आपने अच्छे से कोरोना में समझी होगी। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन से जो हमसे क्वेश्चन कर रहे थे भाई साहब, उस क्वेश्चन का आंसर ये था कि वो लिम्फेटिक ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट्स बनेंगे, जहां पर लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे, हमने उसे प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोला। और वो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन हमारा रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड होती है। सेकंड कहता है कि सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है। तो सेकेंडरी लिम्फेटिक जो ऑर्गन है हमारे क्या है, तो देखें, आर अरेंज्ड एज अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स मॉनिटरिंग द कंटेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स मतलब टिश्यू के बाहर पाए जाने वाले फ्लूइड, सेल के बाहर पाए जाने फ्लूइड, जैसे लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स हैं आपके। द लिम्फोइड टिश्यू फिल्टरिंग ईच ऑफ दीस फ्लूइड्स इज अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज आर आल्सो वेयर लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड। अब सेकेंडरी हमारे क्या है, जहां पे लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे। दीज इंक्लूड लिम्फ नोड्स, जितने भी आप टॉन्सिल्स देखते हैं, इट इज अ लिम्फ नोड्स, एंड स्प्लीन, डायफ्राम के पास स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपके लिम्फ नोड है। पियर्स पैचेस, ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। पियर्स का जब कभी भी आप इंटेस्टाइन देखेंगे, कभी देखे होंगे, देखिए कभी शायद देख पाए आप, तो इंटेस्टाइन की जब इंटरनल आप देखेंगे, ऐसे लेयर हाथ चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे लगेगा जैसे साबूदाना के जैसे हल्के से आउटग्रोथ लगते हैं, वो आउटग्रोथ होते हैं पियर्स पैचेस, और वो पियर्स पैचेस भी पाए जाते हैं। ये भी हमारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एब्रिविएशन आ सकता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा नाम की चीज पाई जाती है, वहां पर भी हमारे लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मॉल्ट। तो ये मॉल्ट है, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। जो चीजें मार्क की है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स है, उनका यूज करें और क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज, name the type of inheritance in which the phenotypic and genotypic ratio are same. Also given the ratio. मेंडल ने जो भी हमें समझाए उसमें फेनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम नहीं है। जैसे मेंडल जी, मैं एक पेज देता हूँ, मेंडल जी ने आपसे बताया कि अगर कैपिटल टी
और स्मॉल टी वाले प्लांट का क्रॉस कराया जाए, सारे प्लांट टॉल मिलेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर F1 जनरेशन का प्लांट का आपस में फिर क्रॉस करा दिया जाए तो क्या रेशियो मिलता है? अगर आप देखें तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? बाहर से देखने पे आप जल्दी से कहोगे सर 3:1, आप कहेंगे सर 3:1, मैं भी कहूँगा 3:1 ही होगा। और अगर जीनोटाइप देखेंगे इसका आप तो बन जाएगा 1:2:1, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप चेंज आना है। तो किसमें सेम आएंगे? एक्चुअली मेंडल जी ने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कराया, लेकिन दूसरे साइंटिस्टों ने एक डॉग फ्लावर नाम का फ्लावर होता है, इसे डॉग फ्लावर, कुछ कुत्ते जैसा दिखता है, इसे डॉग फ्लावर कहते हैं लोग उसको, एक फ्लावर होता है। ये डॉग जो फ्लावर होता है, इसका एक फ्लावर होता है, वो रेड कलर का होता है। कुछ स्पीसीज में रेड कलर के फ्लावर निकलते हैं। हमने रेड के लिए कैपिटल आर लिया। दूसरे इसके कुछ फ्लावर होते हैं, व्हाइट तो नहीं लिख पाऊंगा, तो व्हाइट के लिए कर दूसरा कर देते हैं, व्हाइट फ्लावर होते हैं। जी ने हमारा स्मॉल इसे डॉग फ्लावर की स्पीसीज के लिए है, सारे पी प्लांट के लिए नहीं। जब से क्रॉस कराया गया तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। आप कहेंगे सर कैपिटल लेटर का ही हम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जो कैपिटल लेटर का जीन होता है उसी का कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो सर यहां पर भी अगर हम लिखेंगे तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे हुए? रेड। आप ये कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं। एक इंटरमीडिएट कलर बन गया पिंक, एक इंटरमीडिएट कलर बन गया पिंक, और जब पिंक कलर बन गया क्यूरियस फ्लावर के लिए, तो वो दोनों का ना वो रेड का रहा ना वो रिसेसिव का रहा, वो दोनों का ठहर गया, दोनों का रह गया। और जब वो दोनों का रह गया तो ये बन गया एक लॉ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बन गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर आप अब जीनोटाइप ले लेंगे तब भी ऑल फ्लावर आपको पिंक लगेंगे, चाहे आप डोमिनेंस के हिसाब से डोमिनेंस लगने नहीं है, रिसेसिव लगने नहीं है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो गया सेम। जीन्स पे देखेंगे तो कैपिटल स्मॉल आर है, सारे के सारे कैपिटल स्मॉल आर, ठीक है। अगर फिनोटाइप भी देखोगे सारे के सारे क्या है? पिंक ही होंगे। तो ये था आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? नेम द organism that causes large holes in Swiss cheese. How are these holes called? कह रहे उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिससे ये स्विस चीज तैयार किया गया, ठीक। हाउ आर दीज होल्स कॉज्ड, ये होल कैसे बने। चलो, तो पहली बात तो नेम द ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म का नाम है, स्विस चीज के लिए ऑर्गेनिज्म का नाम था बड़ा बढ़िया, बताता हूं आपको भी, Roquefort स्विस चीज, Roquefort Propionibacterium, Propionibacterium Roquefort। बैक्टीरियम शर्मानी। चलिए फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा डाउटफुल नेम लगता है, हमें डाउटफुल नहीं रहना है,
आंसर जो आप तक पहुंचे वो परफेक्ट आंसर पहुंचे। सही था। हमारा आंसर था प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। देखिए आपके पास लिखा हुआ है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई पड़ सके। तो आंसर था हमारा प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, जिससे स्विस चीज तैयार कर जाती है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ स्विस चीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है लार्ज गैस बबल्स होते हैं। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ये CO2 रिलीज करता है। अब जब CO2 रिलीज करेगा तो एयर के बबल्स बनते हैं। The eye formation are due to the CO2 bubbles, देखिए लिखा है CO2 bubbles that create the holes in the cheese contribute greatly to the taste and aroma of this type of cheese। लिखा है जिसकी महक होती है। तो बहुत से कार्टून्स में आप देखते हैं ऐसे पनीर रखे हुए हैं और उसमें होल्स हैं। ये बेसिकली चीज राकोफोर्डी चीज होती है जो बेसिकली हमारी बनती कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में बनती है, ऐसी चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में और में आ जाए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी accomplished। कह रहे हैं माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बिल्कुल, हमने ऐसे बहुत से बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं जिसके कारण हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज नहीं करते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन करिए हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो देखिए भाई हमारे पास बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे कि बाय द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, आगे पहले बायो फर्टिलाइजर, द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड, द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड। The fertility of the soil depends not only on its chemical composition but also on the presence of useful microbes in it, which enrich nutrient quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria। तो बायोफर्टिलाइजर में हम कुछ माइक्रोब्स का, कुछ प्लांट के स्पीसीज का यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बिना किसी नुकसान के सॉइल को। जबकि हमारे केमिकल जो होते हैं वो केमिकल्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के जगह उसकी क्वालिटी को डिप्रूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 चलिए बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं can we call human evolution as adaptive radiation? Why? Adaptive radiation का मतलब का एग्जांपल दिया था हम लोगों ने मिलकर डार्विन के डार्विन फिंचेस में। कह रहे क्या ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन से? यानी कोई एक ह्यूमन की स्पीसीज, कोई एक ह्यूमन के एंसेस्टर ने डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस को बनाया, डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस को बनाया। तो क्या ये बात सही है या नहीं सही, इस चीज को हम साबित करने के पीछे पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या कहता है कि क्या एक ही इंसान ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बनाया है। इससे हम पहली बात ये बोलते हैं किसी भी एक सेम स्पीसीज का एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण, एडेप्टेशन के कारण डिफरेंट स्पीसीज में बदल जाना, डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देना, इससे एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या, हमारे आंसर जी क्या कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो भाई आ जाइए एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। No, because in human evolution, brain size, skeletal structure, dietary preference, and social and cultural evolution occurred, while in adaptive radiation, the origin, adaptive क्या कहता है? The origin, basic structure, and the development of the organs remain same, only morphological changes occurs। कह रहा रियल में एडेप्टेशन कहता है कि ओरिजिन के बिहाफ पे, बेसिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पे
एंड द डेवलपमेंट ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बिहाफ पे वो सेम होने चाहिए। जबकि ह्यूमन का ब्रेन साइज देखा होगा आपने, कई लोगों में कितना है, नेंडरथल का अलग था, क्रो-मैग्नॉन का अलग था, डाइटरी प्रेफरेंस उनकी अलग था, खाने का तरीका अलग था, कोई हर्बीवोरस था कोई, तो इसलिए हमें एडेप्टिव एडिशन नहीं हुआ। अगर एडेप्टिव एडिशन होता तो शायद हम सारे इंसान एक ही जैसे होते, शायद हमारे एंसेस्टर के जो बने, कोई रोमापिथेकस था, कोई ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, कोई ड्रॉपिथेकस था, सबकी ब्रेन की कैपेसिटीज अलग थी, तो कैसे एक उससे एंसेस्टर से होते, एक एंसेस्टर से होते तो काफी कुछ मैच करता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश। चलते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी, आइए भाई सेक्शन सी, सेक्शन सी पहले रीच क्लियर है। सेक्शन सी एक नंबर के पड़ाव को पार करने के बाद अब नंबर 2 के पड़ाव पे कदम रखते हैं। 2 पे कर चुके सेक्शन बी में, अब आते हैं सेक्शन सी पे, जहां पे हमारी मुलाकात होने वाली है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन दागा जाता है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स। डिफरेंट टाइप के एज पिरामिड से आप क्या पता लगाते हैं? तो एज पिरामिड्स के लिए पहली बात ध्यान रखिए, एज पिरामिड्स में 3 टाइप की एज होती हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन वाले, एक फर्टिलाइजेशन वाले, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले, अब इन तीनों को एक पॉपुलेशन में जगह दी जाती है, प्री, पोस्ट एंड एक्सेट्रा। अगर एज पिरामिड्स में प्री फर्टिलाइजेशन ज्यादा है, फर्टिलाइजेशन भी है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ऐसा पिरामिड एक्सपेंडिंग होता है। अब जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन कम हो गए, ऐसी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। और जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन वाले लगभग इक्वल हैं, ऐसे में स्टेबल पॉपुलेशन होती है। 3 पिरामिड्स बनते हैं, 3 पिरामिड बनते हैं इकोलॉजिकल एज पिरामिड्स, एक एक्सपेंडिंग, दूसरा डिक्लाइन और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है स्टेबल। ये 3 एज पिरामिड्स होते हैं। हर लास्ट में प्री फर्टिलाइजेशन रखना है, इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन और उसके ऊपर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि भाई ऐसे टाइप का अगर प्लाज्मिड आप पिरामिड दे दिया जाएगा तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे? तो ऐसे टाइप का अगर पिरामिड आपको दे दिया जाएगा तो ऐसा पिरामिड आपका डिक्लाइन पिरामिड होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, in which ecosystem the pyramid of biomass inverted। तो भाई बायोमास अगर इन्वर्टेड करोगे तो यहां पर आंसर याद रख लीजिए, एक्वेटिक मीडियम में जो पिरामिड बनता है उसमें बायोमास का रेट उल्टा होता है, यानी वहां प्रोड्यूसर्स कम हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कंज्यूमर, इन कंपैरिजन सेकेंडरी टर्शियरी, यानी पूरा पिरामिड इन्वर्टेड बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। Why is inverted explain? Inverted इसलिए because, लगा लीजिएगा आगे, because producers are lesser। प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं इसलिए मीडियम क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। Name the type of pyramid that is always upright। तो that is always upright का एक रीजन दूरी है, तो उसके पहले मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। मुझे ये बतानी पड़ेगी, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे लिंडेमैन, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लिंडेमैन, रेमंड लिंडेमैन।
इन्होंने बताया, मान लीजिए एक ट्रॉफिक लेवल है, पहले ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। कह रहे थे कि अगर किसी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी होती, तो अगर ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल से खाता है यानी प्राइमरी कंज्यूमर से खाते हैं, तो ये केवल इसका 90% तो उड़ा देंगे एनर्जी हीट के फॉर्म में, 90% लॉस हो जाएगी एनर्जी हीट के फॉर्म में, केवल 10% ही मिलती है, यानी इनको मिलेगी केवल 100 जूल, 1000 जूल। ओके, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 90% गिरता चल रहा है, और जब 90% गिरता चलेगा तो एनर्जी लेवल गिरती जा रही, नहीं गिरती जा रही, यानी प्रोड्यूसर्स में एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू टर्शियरी कंज्यूमर, यानी हर एक लेवल पे गिरता जा रहा है। तो ऐसा जो पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट ही बनता है, जब प्रोड्यूसर्स हमेशा नीचे ज्यादा रहेगा, तो ये पिरामिड होता है एनर्जी का, एनर्जी लेवल का पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और उसका एक अच्छा आंसर है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तभी समझ में आता है। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्व कर लिए क्वेश्चन हमने 20, 30। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें हम, तो ले चलते हैं, कह रहे हैं कि when a cross is made between a tall plant with yellow seed। देखिए टॉल प्लांट और येलो सीड के साथ जो ये हमारे भाई साहब जीन्स दे रहे हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सेप्टेड टू। तो कह रहे हैं कि क्या आपको मिलेगा F2 जनरेशन में। तो क्वेश्चन देखें, फिर से रीड करें, क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंस है, कह रहा व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ टॉल प्लांट विद येलो सीड्स, ओके, एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सेप्टेड टू। चलिए इनका क्रॉस कराते हैं, तो पहले देख लीजिए क्रॉस क्या कराना है। चलिए क्रॉस करा के देखते हैं भाई इनका रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये जेनेटिक्स है और जेनेटिक्स में हमें क्रॉस कराना पड़ेगा, बिना क्रॉस से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका क्रॉस कराना है। किससे क्रॉस कराना है? कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो देखा जाए जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट अपने आप को बता रहा है कि ये है टॉल, कैपिटल वाई यानी कि येलो को शो कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको बता रहा है। इधर हमारा जो प्लांट है ये भी कह रहा है टॉल है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर कह रहा है कि जो कलर है इसके सीड का वो है ग्रीन। चलिए क्रॉस कराते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको टॉल एंड ग्रीन बताने कितने आएंगे और ड्वार्फ एंड ग्रीन कितने प्लांट्स आएंगे। तो चलो भाई क्रॉस कराते हैं। पहले आप ये देखिए कि इनसे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है कि कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, पहले हम ये देखें। तो आप जरा इनसे देखिए कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। गैमेट फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि प्लांट में कितने टाइप के पॉलन ग्रेन बनेंगे। भाई ये प्लांट अगर बड़ा है तो इसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, और आपको पता है पॉलन ग्रेन में हमेशा क्रोमोसोम का जो सेट पहुंचता है वो हैप्लॉइड पहुंचता है।
जैसे अपन लोग की बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन अगर हमारे स्पर्म या हम ओवम की बात करेंगे तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर भी हैप्लॉइड होना चाहिए। तो इनका कैसे गैमीट्स फॉर्मेशन यानी कितने टाइप के पॉलन ग्रेन बनेंगे, इस चीज को कैसे जाना जाए, तो इसके लिए इनका सेल्फ में क्रॉस कराइए। कैपिटल टी कैपिटल वाई, इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई, इनका इससे कराएंगे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई। ये इनके थ्रू गैमीट्स बनेंगे। ये जो हम करा रहे हैं ये हम कहते हैं इसको गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, ये गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, गैमीट्स यानी ये प्लांट जब बड़ा होगा, जब ये पॉलन ग्रेन बनाएगा तो इतने टाइप के पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। अब कौन सा पॉलन ग्रेन किसके साथ क्रॉस करेगा वो अलग चीज है। चलिए यहाँ पे भी गैमीट बना लीजिए। तो इनसे गैमीट क्या बनना है? कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब हम करते हैं चेकर बोर्ड की हेल्प लेंगे। चेकर बोर्ड मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यूज किया गया है, और आपको जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्वेश्चन भी डाई हाइब्रिड क्रॉस पे है। तो चलिए चेकर बोर्ड की हेल्प करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पहले हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लिया जाए, ये बॉक्स। चेकर बोर्ड में स्क्वायर शेप के हम बॉक्स लेंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। अब इनको प्लेस करते हैं, एक को यहाँ प्लेस कर दीजिए, इनको भाई साहब यहाँ प्लेस कर दीजिए। चलिए प्लेस करते हैं। कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। देखिए उतने से आंसर को निकालने के लिए हमें पूरा क्रॉस कराना पड़ रहा है, याद रखिएगा इस चीज को। इधर कर दीजिए कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल। जैसे मैंने आपको अपनी थ्योरी में बताया है कि इनका इनसे क्रॉस कराने पर यहाँ लिखेंगे, इनका भाई साहब का यहाँ मिलाकर यहाँ ऐसे करना है, पूरे बॉक्स को फिल करना है। तो चलिए पूरे बॉक्स को फिल करते हैं। ठीक है, पूरे बॉक्स को फिल किया जाए। चलिए इनको मिला के राइट करते हैं, क्या बनेगा इसका। देखिए से करना है, एक को मेल बना दीजिए, एक को फीमेल, और इनकी सेल्फिंग करा दीजिए। सेल्फिंग कराइए, क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। ठीक है, ये देखिए 16 प्लांट्स हमको मिले। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि टॉल एंड ग्रीन कितने प्लांट्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं, काउंट करिए। टॉल एंड ग्रीन, ये टॉल है। क्वेश्चन में बता देख लें। वाई कैपिटल वाई येलो को शो करता है, कैपिटल वाई येलो को शो कर रहा है, और ग्रीन को शो कर रहा है स्मॉल वाई। कैपिटल वाई येलो को शो कर रहा है, ठीक है बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कितने टॉल एंड ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे। तो टॉल के लिए आपको देखना पड़ेगा कैपिटल टी कहाँ पर है।
कैपिटल टी ये भी है, कैपिटल टी ये भी है। टॉल एंड ग्रीन एक मिला हमको, तो मैं मार्क करता हूँ अलग कलर से, देखिएगा। टॉल एंड ग्रीन एक मिला, टॉल एंड ग्रीन दो मिले, टॉल एंड ग्रीन तीन मिले, टॉल एंड ग्रीन चार मिले, टॉल एंड ग्रीन पांच मिले, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हमें मिले टॉल एंड ग्रीन। कैपिटल टी कहीं पर भी है तो वो टॉल कर देगा। कैपिटल टी के बाद वाई, अगर दोनों वाई हैं तभी वो ग्रीन हो पाएगा, अदरवाइज ग्रीन नहीं होगा। इसलिए आप कैपिटल टी को देखे देखे साथ में देखिए, दोनों जगह पे ग्रीन, दोनों जगह पे स्मॉल वाई होना चाहिए, जहां देखिए स्मॉल वाई वो है। तो यानी आपको 4 प्लांट्स मिले, कितने? टॉल एंड ग्रीन। और दूसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का भाई साहब, क्या है? एक तो टॉल ग्रीन कितने मिल गए आपको? 4 मिल गए। डॉर्फ एंड ग्रीन कितने मिल रहे हैं? चलो डॉर्फ एंड ग्रीन देख लें। डॉर्फ एंड ग्रीन, तो हम डॉर्फ एंड ग्रीन दूसरा कलर चूज करते हैं, चलिए ले लेते हैं ब्लू। डॉर्फ के लिए होना चाहिए स्मॉल टी स्मॉल टी, तो पहले स्मॉल टी वाला ढूंढ लीजिए। यहाँ पर पहले स्मॉल टी नहीं है, स्मॉल टी वाली है। स्मॉल टी और क्या कह रहा है? डॉर्फ एंड येलो। तो भाई साहब डॉर्फ एंड येलो एक, डॉर्फ एंड येलो, डॉर्फ एंड येलो एक ही मिल रहा है हम लोगों को, क्या बात है? डॉर्फ एंड येलो, डॉर्फ एंड येलो, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, ये भी मिला है हमें। डॉर्फ एंड येलो टू प्लांट्स हमें मिले हैं, डॉर्फ एंड येलो सीडेड। तो ये आपका आंसर आ गया। 2 हमें मिले हैं डॉर्फ एंड ग्रीन, ढूंढ रहा हूँ, सॉरी, डॉर्फ एंड ग्रीन है यार। चलो डॉर्फ एंड ग्रीन, डॉर्फ एंड ग्रीन, डॉर्फ एंड ग्रीन, तो स्मॉल टी वाली डॉर्फ तो हुई है। डॉर्फ एंड ग्रीन, ब्लू से कम समझ में आ रहा है। डॉर्फ एंड ग्रीन ये मिले, डॉर्फ एंड ग्रीन ये मिले। 2 हमें मिले हैं डॉर्फ एंड ग्रीन, डॉर्फ ग्रीन, 2 हमें डॉर्फ एंड ग्रीन मिले हैं। तो हमारे आंसर ने टाइम लिया काफी, 2 हमें डॉर्फ एंड ग्रीन मिले। तो ये बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हुआ कि टॉल एंड ग्रीन 4 मिलेंगे, डॉर्फ एंड ग्रीन 2 मिलेंगे। अगर आपको देखना है तो इसको यहाँ मैं रोक दे रहा हूँ, इसकी आप पॉज कर लीजिएगा, इस जगह पे स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास, तो नाराज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जी क्या कहते हैं? Describe the 3 manners in which fertilization of human ovum by a sperm can be prevented. कौन से 3 manners हैं जिसके थ्रू हम फर्टिलाइजेशन को रोकें? तो ये सिंपल से हमसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है सॉरी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड है टू प्रिवेंट कंसीविंग द बेबी। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करें तो 3 बहुत ही अच्छे हमारे पास। भाई देखिए, आप चाहे तो टेम्परेरी मेथड यूज कर लें, आप चाहे तो टेम्परेरी मेथड यूज कर लें या फिर परमानेंट मेथड यूज कर लें। अब यहां पर कह रहा कि फर्टिलाइजेशन से रोक लें 3 मेथड्स के थ्रू, तो भाई परमानेंट में चाहे तो आप डाल दीजिए, एक तो वैसेक्टॉमी है, यानी सर्जिकल मेथड आप कर सकते हैं, एक तो यह बन जाएगा आपका वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, और अगर आप टेम्परेरी या नेचुरल मेथड पे चले जाएं तो बैरियर मेथड है, एक बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड में जाएंगे आप तो आपको कंडोम मिल जाएगा, यहाँ पर फीमेल कंडोम मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तीसरा अगर मेथड आप ले लें तो नेचुरल मेथड आता है। नेचुरल मेथड में क्या है आपको याद होगा, एमनोरिया,
एमनोरिया। तो 3 मेथड आपको यहाँ मैंने बता रहा है। एक मैंने आपको बताता है कि या तो आप नेचुरल मेथड यूज कर ले, लैक्टेशनल एमनोरिया 6 मंथ तक बेबी को जब इंस्टेंट फीडिंग कराई जाती है तो बेबी के कारण, मिड फीडिंग के कारण उस लेडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, और ऐसी कंडीशन पे एक नेचुरल मेथड है स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइजेशन को रोकने से। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से रोका नहीं जा रहा है, यहाँ दोनों में रोका जा रहा है। तो आपका ये तो नेचुरल मेथड है कि होगा ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन वो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन को रोकना ह्यूमन के स्पर्म और ओवम का। तो भाई या तो आप टेम्परेरी मेथड यूज कर ले, बैरियर मेथड यूज कर ले, कंडोम में पिल्स ले लें, आप ये भी लिख सकते हैं। 3 मार्क्स पे है तो 3 पॉइंट्स पे लिख डालिए, एक टेम्परेरी उठा लीजिए, एक परमानेंट उठा लीजिए। टेम्परेरी में आप बैरियर मेथड ले लीजिए और ले लीजिए पिल्स के थ्रू या केमिकल मेथड। तो बैरियर मेथड में कंडोम और फीमेल कंडोम डिस्क्राइब कर दीजिए। पिल्स में ले लीजिए तो पिल्स में आपके एस्ट्रोल और प्रोजेस्टेरोन केमिकल्स आते हैं, वो पिल्स खा लीजिए, सहेली उसका एग्जांपल है। और अगर आप चाहें तो उसमें आप आईयूडीज भी यूज कर सकते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, कॉपर टी या इसका यूज कर लीजिए। तो आप इस तरीके से 3 से ज्यादा ही ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, refer the graph and answer the question that follow। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 तरीके का ये स्पेसिएशन मेथड है, और खासकर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया जाता है। जो चीज डार्विन ने हमें बताई थी कि नेचर सिलेक्ट करती है अपने हिसाब से, तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पे 2 डायग्राम्स आपको दिए जा रहे हैं। एक डायग्राम नैरो पीक पे है, जबकि दूसरे डायग्राम में एक पीक दो पीक में डिवाइड हो रही है। क्लियर? यही से समझना है आपको, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पीसीज को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 2 डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ लीजिए, एक ए और एक बी। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन? ऐसा कह रहे थे, ग्राफ डिपिक्ट्स विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला देखिए, जो ग्राफ हमें दे रहा है, पहला वाला जो ग्राफ आपका है, ये तो एक तरीके का एक ही स्पीसीज को पक्ष करता है। जैसे मैं कहूं भीड़ में टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, और कुछ इन दोनों के बीच मिडिल हाइटेड भी है। जब नेचर ना टॉल को सपोर्ट करे ना ड्वार्फ को सपोर्ट करे, दोनों का सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो इनके बीच में जो पाए जाने वाले हैं मिडिल का सपोर्ट कर रहा है, एक का सपोर्ट कर रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अगर आप देखें तो आपको भीड़ में ना बहुत ज्यादा हाइट वाले, कोई भी एक भीड़ ले लीजिए, 100 लोगों की भीड़ ले लीजिए नॉर्मल, आपको वहां टाल भी है, डॉर भी, लेकिन आपको ज्यादा जो लोग मिलेंगे वो मिडिल हाइट वाले मिलेंगे। तो जब किसी को नेचर सिलेक्ट करती है मिडिल हाइट पे, तो एक वो अलग स्पेसिएशन है। और जब किसी पॉपुलेशन में अब मिडिल वाले को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, टॉल वाला अपनी अलग दुनिया बसा रहा है, कह रहा सारे टॉल अलग हट जाए, डॉर्फ वाला अलग चला जा रहा, डाइवर्जन हो गया, टॉल अलग बढ़ा रहा है अपनी पॉपुलेशन को, डॉर्फ अलग बढ़ा रहा अपनी पॉपुलेशन को, बांट दिया। ये अलग स्पेसिएशन है, अलग नेचुरल सिलेक्शन है। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर को, इससे आपको तसल्ली मिल जाए। ओके, सेक्शन सी में थे हम लोग, एंड सेक्शन सी द ओरिजिन ऑफ ये हो गया था मॉर्फोलॉजिकल, एंड सेक्शन सी में भी हम लोग शायद इस क्वेश्चन को पार करके ये आ गए। ओके, आंसर देखिए, पहला है इसमें क्वेश्चन का आंसर, तो फिर आंसर भाई ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ओके, आंसर आपका
द ग्राफ डिपिक्ट्स पहला डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेंड्स टू एलिमिनेट इंटरमीडिएट टाइप्स। जैसे कि मैंने बताया पहले में इंटरमीडिएट टाइप्स को एलिमिनेट किया गया। फर्स्ट द अदर टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर द ग्राफ, अभी ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन को, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेंड्स टू द एलिमिनेटेड टाइप्स। And the second, other two types of natural selection are directional and selection and stabilizing। देखिए क्वेश्चन को देखते जरा एक बार, क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों ने क्वेश्चन क्या रीड किया है। द ग्राफ, अच्छा ग्राफ पहले ये था, देन ग्राफ बाद में डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। अच्छा एक ही के दो पार्ट है, तो जैसे कि पहला ग्राफ ऐसा होता है तो नॉर्मल होता है, लेकिन वो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेम वही ग्राफ को दिया जा रहा है। तो अभी तक तो नॉर्मल था, अभी क्या हो गया इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, टॉल वाले अलग डॉर्फ वाले अलग, दोनों अलग बना लिया, इंटरमीडिएट एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो ग्राफ कह रहा है दोनों सेम ग्राफ थे, तो ग्राफ कहता है कि इस ग्राफ में इंटरमीडिएट वाले को एलिमिनेट कर दिया गया, टॉल है और डॉर्फ है, बीच वाले मिडिल हाइट वाले खेल का खेल खत्म हो गया। सेकंड कहता है एक्सप्लेन द अदर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अदर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास अदर टू टाइप नेचुरल सिलेक्शन में आते हैं, अदर टू टाइप्स में नेचुरल सिलेक्शन हमारे आ रहे हैं, क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। यानी हम जो देख रहे हैं ये एक तरीके का डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है, डिसरप्ट हो रहा है, टॉल वाले अलग बढ़ रहे हैं, ब्रॉड डॉर्फ वाले अलग, इंटरमीडिएट गायब हो गए। जब कभी इंटरमीडिएट केवल पाए जाएंगे, तो आपको बता दूं जब केवल इंटरमीडिएट वाले पाए जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो जब किसी पॉपुलेशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर की बात होगी, जैसे मैंने बोला था इंटरमीडिएट कैरेक्टर, जैसे कि शॉर्ट हाइटेड आई मीन जो भी आपके हैं मिडिल हाइटेड वाले, जब उनका सपोर्ट करेगी, यानी इंटरमीडिएट पॉपुलेशन के स्पीशीज का सपोर्ट करेगी और बाकी को एलिमिनेट कर देगी, तो वो जो होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा। और देखिए तीनों बड़े कोरिलेट हैं। कहता है अगर इंटरमीडिएट वालों को आप बढ़ाएंगे केवल इंटरमीडिएट तो वो स्टेबलाइजिंग है, अगर आप इंटरमीडिएट को एलिमिनेट कर दीजिए केवल एक को बढ़ावा देंगे, पॉपुलेशन केवल टाल की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में जा रही है, तो टाल ही बढ़ जाए, खासकर टॉल ही बढ़ जाए जो डोमिनेंस कैरेक्टर है। और अगर जब दोनों बढ़ रहे हैं डोमिनेंस और रिसेसिव, तो वो हो जाता है जो आपने देखा क्या डिसरप्टिव। तीन हो गए यहाँ पे, क्या ये नेचुरल सिलेक्शन टाइप्स है, इंपॉर्टेंट है, कई बार सब ग्राफ को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं डिफाइन बायोस्फीयर। एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकली टॉपिक आ गया, डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को डिफाइन करिए। चलिए क्वेश्चन रीड करता हूं, मैं रेस कर दूं, जितना भी राइट किया हम लोगों ने सर। डिफाइन बायोस्फीयर। व्हाट आर द मेन सब डिविजन्स ऑफ बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर क्या है, देखिए पूरे अर्थ पे हमारे एटमॉस्फेयर में जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा आपको, अर्थ के जिस पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा बायोस्फीयर है। तो जहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ पे, वो हमारा है बायोस्फीयर। ओके, कह रहा व्हाट आर द मेन सब डिवीजन ऑफ द बायोस्फीयर। तो मेन सब डिवीजन आपने बचपन में पढ़ा, लिथोस्फीयर से जुड़ा है, फिर भी लेकिन आंसर देखिए क्या बोलता है हमारा आंसर, क्योंकि आपको चाहिए लिखने के लिए आंसर, तो मैं आंसर आपको देता हूँ। देखिए द इंटायर इनहैबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग द लिविंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। There are three main types of biosphere. First, hydrosphere, lithosphere, atmosphere. Hydrosphere, it includes all the water components of oceans, seas, rivers and other inland water. यानी hydrosphere
वो पार्ट है जहां पर वाटर खुद हाइड्रो से निकल रहा है। तो भाई ओशियन में, मरीन इकोसिस्टम में, रिवर में, पॉन्ड में भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो लिथोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को शो करता है। एल फॉर लैंड, एल फॉर लिथोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को, तो इट कंप्राइजेस द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट व्हिच सपोर्ट लाइफ। सॉलिड कंपोनेंट माउंटेन्स हो सकते हैं, बाकी टेरेस्ट्रियल रीजन पे हम रहते हैं, फॉरेस्ट है, तो ये क्या है हमारा लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, आकाश में पंछी उड़ते हैं, तितलियां उड़ती हैं, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर हमारा, तो वो बन जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। बहुत ही छोटे से लेवल का क्वेश्चन था लेकिन ठीक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से इसी का 7 का जो और में हमारे पास दिया गया एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया, कह रहे व्हाट इज एक्सप्लेन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक, स्पेसिफिक एंड इकोलॉजिकल लेवल। सबसे पहले समझ ले बायोडाइवर्सिटी है क्या। देखिए डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म आर एंटायर वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, 17 मिलियन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो स्पीसीज हैं इनमें वेरिएशन है और हमने इसी वेरिएशन को डाइवर्सिटी बोला। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, आप अपने सराउंडिंग में देख लीजिए, आपको आपके सराउंडिंग में ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से मैच नहीं करते मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कहते हैं किस किस लेवल पे आप बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, तो जेनेटिक लेवल पे। पहला जेनेटिक मतलब, जेनेटिक का मतलब यहाँ पर है जीन्स के लेवल पे। जीन्स कैसे, राइस की हमारे इस जगह पर राइस की केवल चावल, सभी चावल है लेकिन 10,000 आई थिंक 10,000 से ज्यादा 1 लाख स्पीसीज है, 1 लाख स्पीसीज है केवल किसकी, राइस की। बासमती राइस तो ये राइस, इंडिया गेट राइस तो ये चावल, नया चावल, पुराना चावल, बासमती चावल, तो इसकी इतनी सारी वैरायटीज है। तो क्या है यार, स्पीसीज तो राइस की है ना, लेकिन जीन्स के लेवल पे थोड़ा चेंज हुआ, एक नई वैरायटी बन गई। ऐसे इतनी स्पीसीज हैं राइस की, 10,000 से 1 लाख के आसपास। फिर कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज के लेवल पे। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ यार, राइस एक अलग स्पीसीज है, वीट एक अलग स्पीसीज है, मेज एक अलग स्पीसीज है। तो स्पीसीज के लेवल पे राइस अलग स्पीसीज, वीट अलग स्पीसीज, मेज अलग स्पीसीज, ग्राम सभी तो है, सीरियल अलग स्पीसीज लेवल पे। तो हमारे जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में एम्फीबियंस हैं, सेम एम्फीबियंस हैं लेकिन इनमें भी वैरायटी है, स्पीसीज के लेवल पे वैरायटी है। अब जीन्स के लेवल पे नहीं है, अब स्पीसीज है, सभी के सब एम्फीबियंस लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। इकोलॉजिकल लेवल, अब ये बहुत ही बड़ा लेवल हो जाता है। तो इकोलॉजिकल चला जाता है इकोलॉजी में चला गया, यानी कहीं पर डेजर्ट्स हैं उसका अलग एक इकोसिस्टम है, कहीं रेन फॉरेस्ट है एक अलग इकोसिस्टम है, कहीं पर ट्रॉपिकल रीजन्स है वो अलग अपना इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हैं लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे अलग है, स्पेसिफिक लेवल पे अलग है, इकोलॉजिकल लेवल पे अलग रहा। चलिए देख लेते हैं जरा, भाई साहब इनका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। तो आंसर के पास चलते हैं, तो हम पहुंचे आंसर के पास। पहला आंसर यहाँ मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सिंगल स्पीसीज सोन डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। जैसे जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द प्लांट राउफोलिया वोमिटोरिया। हिमालयन रीजन में राउफोलिया वोमिटोरिया एक ही प्लांट है, एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है प्लांट, एक तरीके का सिडर्स तैयार किया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पाए जा रहे हैं प्लांट्स और इससे केमिकल निकाला जाता है रेस्पायरिन। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, घुमा के पूछ दे कि हिमालयन रीजन में पाए जाने वाला राउफोलिया वोमिटोरिया जो कि एक केमिकल निकालता है, इसका नाम है रेस्पायरिन। इस रेस्पायरिन ये किस लेवल को शो करता है, ये बायोडाइवर्सिटी किस लेवल को शो करता है, तो ये जेनेटिक लेवल को शो करता है। तो उससे में देखेंगे आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी में, स्पीसीज के लेवल पे है, देखिए वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियंस, स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे आप अगर जाते हैं तो इट इज द डाइवर्सिटी एट द इकोलॉजिकल लेवल डिपेंड अपॉन जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया शोज डाइवर्सिटी इन द डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ,
अल्पाइन मीडोज, सब अलग अलग इकोलॉजी पे हैं, हर जगह की अलग इकोलॉजी है। डेजर्ट्स में बहुत गर्मी है, पानी कमी है, रेन फॉरेस्ट में पानी ही पानी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो पहले आंसर को देख लिया जाए। कहते हैं रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक हमें दिया जा रहा है पैसेज, उसको रीड करने को बोला जाएगा एंड फिर कहते हैं द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ओवेरियन इवेंट्स A to I इन अ ह्यूमन फीमेल A B C D I। हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन लास्ट पेपर में, लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके लिए जो बार बार पूछे जाए। चलिए 29 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें 29 के बचे हुए पार्ट को देखना पड़ेगा। बचे हुए पार्ट पे आ जाइए, तो हम चलते हैं अपने बचे हुए पार्ट पे। क्या कहते हैं आगे? कह रहे हैं A to I, यहाँ से कहानी स्टार्ट करनी, यहाँ तक लेके जानी है, डिफरेंट इवेंट्स को देखना है हो क्या रहा है। चलिए तो अगर हम दिमाग लगाए तो पहले फॉलिकल्स थी, कोई फॉलिकल मतलब कि बनना स्टार्ट हुई, फिर वो धीरे धीरे एंट्रम बना, ग्राफियन फॉलिकल में गई, यानी ई तो हमारा साफ साफ दिख रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये हमारा साफ साफ ग्राफियन फॉलिकल है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रम मौजूद है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गए तो धीरे धीरे ये एक येलो बॉडी में कन्वर्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये दो चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ये बने कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन देखिए, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, अभी हम केवल ये निकालता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, अगर बने की फॉलिकल सेल्स हमेशा निकालते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन। इतनी चीजें हमें पहले से समझ लेनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने आप कर लेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलस्ट्रेट ओवेलियन ओवल्यूशन एंड मेंशन द स्टेज ऑफ ओजेनेसिस की रिप्रेजेंट। आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलस्ट्रेट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जो स्ट्रक्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल करेगा, एंड मेंशन द स्टेज ऑफ ओजेनेसिस इट रिप्रेजेंट, एंड मेंशन द स्टेज ऑफ ओजेनेसिस। तो भाई ओजेनेसिस जो स्टेज आती है वो 14th डे पे आती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। सेकंड क्वेश्चन, नेम द ओवेरियन हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन दैट हैव कॉज्ड द अबव मेंशन्ड इवेंट। देखिए ओवेरियन हार्मोन की बात करेंगे तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन कर लीजिए, एंड कह रहा है पिट्यूटरी हार्मोन, तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो इस इवेंट को करते हैं। जितना ज्यादा LH हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से ओवम उतनी जल्दी रिलीज हो जाएगी। एस्ट्रोजन भी हेल्प करती है, और इस तरीके से हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकलता है कि नेम द ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड पिट्यूटरी हार्मोन LH। पिट्यूटरी हार्मोन का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन। ओके, कह रहे थर्ड, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर इन द यूट्रस साइमल्टेनियसली इन एंटीसिपेशन। कह रही है यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं। तो यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर स्पॉन्जी हो जाती है, जिससे आसानी से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो सके। चलिए आंसर आप नोट करिएगा अपना, लिख लीजिएगा आंसर की। देखिए आपका आंसर मिल रहा है, देख के लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देन देखिएगा आराम से। Figure F illustrated ovulation. It represents the ovulatory stage of oogenesis. Ovarian and pituitary hormones involved in causing ovulation are ovarian hormone estrogen, pituitary hormone LH and FSH. अब कह रहा है क्या चेंजेस होते हैं, तो देखिए जरा चेंजेस क्या हो। इन एंटिसिपेशन ऑफ रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड एग, द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस गेट्स थिकन। एंडोमेट्रियम या यूटेरस की थिकन हो, जैसे मैंने बोला, एंड आल्सो ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस। भाई नया मेहमान आने वाला, ब्लड सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी।
और मैं क्वेश्चन में डिफरेंशिएट दे रहा था कि क्या डिफरेंस है सेकेंडरी फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम में। ये क्वेश्चन और में था, वहां देखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो डिफरेंस क्या है देखिए, पहला, इट इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। सेकेंडरी फॉलिकल जो होती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स ये ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड होती है। कॉर्पस ल्यूटियम लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स आर एब्सेंट, क्योंकि अब ओवम जा चुकी है, ओवम विदा हो चुकी है ग्रेफियन फॉलिकल से, तो वहां पर ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स नहीं पाई जाती। सेकेंडरी फॉलिकल, इट कंटेन्स एन oocyte इन द डेवलपिंग स्टेज। सेकेंडरी जो फॉलिकल होती है उसमें oocyte मौजूद होती है, और ग्रेफियन कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं होगी, क्योंकि भाई ग्रेफियन फॉलिकल जब सेकेंडरी साइड निकली है तभी तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम में एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 30 भी हमसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कुछ हमें स्टैंजा दे रहे हैं रीडिंग के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 जी। क्वेश्चन नंबर 30 में एक अच्छा सा स्टैंजा दिख रहा है, डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हम शायद कुछ डीएनए वीएनए निकाल रहे हैं कहीं से। चलिए रीड द टेक्स्ट केयरफुली। टेक्स्ट रीड करिए आप लोग भी, मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है, आप रीड कर लीजिए, मैं आंसर पे चलूंगा, आप पहले रीड करिए। Pathogens are taxonomically widely diverse and comprise viruses and bacteria as well as unicellular and the multicellular eukaryotes. The immune system of a person is suppressed. अगर किसी का इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो पहले यहीं से पकड़ लीजिए कि उसको हो गया है एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी इसमें इम्यून सिस्टम को अटैक किया था, और ये करने वाले होते हैं वायरस, इसको बोलते हैं HIV। किस वायरस का ग्रुप होता है तो रेट्रो वायरस का ग्रुप होता है। ये भी याद रखें, क्या होते हैं रेट्रो वायरस, RNA हैविंग जेनेटिक मटेरियल जो होता है RNA होता है। He was found positive for a pathogen in the diagnostic test ELISA. चलिए बीमारी तो पहले बता दी। Name the disease the patient suffering from AIDS. Which pathogen is identified by the ELISA test? HIV। तो यहाँ पर हो गया AIDS, यहाँ पे हो गया HIV। फिर कहता है which cells of the body and attacked by the pathogen। तो भाई बॉडी के लिए अटैक करते हैं T4 and TH लिम्फोसाइट पे, लिम्फोसाइट पे। कॉमन वर्ड के आंसर दे रहा हूं आपको, आसानी से इसी आंसर देने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को। तो पहला तो जो डिसीज हो रही है जिसमें कि पर्सन का सप्रेस्ड हो गया है इम्यूनिटी सिस्टम, एड्स हो गया। विच पैथोजन इज आइडेंटिफाइड एल्सा, HIV हो गया, वायरस है। विच सेल ऑफ द बॉडी इज अटैक, तो बहुत से लोग लिम्फोसाइट लिखते हैं, बहुत से लोग T4 TH लिख दीजिए, तो बहुत डेप्थ में लिखा मैंने, नहीं तो आप T and B लिम्फोसाइट कर दीजिए। ये सही है, तीनों आंसर सही है, मन मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और में कहते हैं सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द इन्फेक्शन। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है यार, किसी भी इन्फेक्शन से बचना है तो मेरे भाई एक ही काम करना पड़ेगा, हमें हाइजीनी होना पड़ेगा, हमें पर्सनल हाइजीनी तो होना ही पड़ेगा, हमें उसके लिए सोशली हाइजीनी भी होना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, इन्फेक्शन से बचने का यही एक तरीका है, एक्सपोजर में जाने से बचें। अगर एक्सपोजर में जाते हैं मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स पहने रहें, और जब भी आते हैं तो प्रॉपर्ली सैनिटाइजिंग की व्यवस्था रखें, और इन सबसे चीज़ों से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ इन्फेक्शन। फिर भी आंसर आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आंसर आपको लिखना है एग्जाम में, इसलिए चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। खासकर अगर एड्स के बारे में पूछ रहा है प्रिवेंटिव मेजर, तो एड्स के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। The patient suffering from AIDS, पहले क्वेश्चन का आंसर HIV जो एलिसा में मिला। हेल्पर टी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स को मारते हैं, हेल्पर टी सेल मैक्रोफेज बी लिम्फोसाइट अटैक करती हैं। और में क्वेश्चन था पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज शुड बी यूज्ड, सेक्सुअल हैबिट्स शुड बी चेंज्ड इमीडिएटली, हाई रिस्क ग्रुप शुड बी डिस्करेज्ड फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड, एंड रूटीन स्क्रीनिंग में बिटन। रूटीन स्क्रीनिंग का मतलब रूटीन चेकिंग कराते रहें, क्योंकि अगर ये डिसीज आपको अर्ली स्टेज में मिल जाती है तो आप बच जाते हैं अच्छे से। क्लियर। सेक्शन ई पे चलते हैं, कदम रखते हैं। चलिए सेक्शन ई को सॉल्व कर लिया जाए। सेक्शन ई पे चलते हैं।
सेक्शन पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, लाइकोपेरॉन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हाउ इज अ न्यूक्लियोसोम फॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। देखिए न्यूक्लियोसोम है क्या, एक जनरल नॉलेज लीजिए आप पहले। न्यूक्लियोसोम की जरूरत हमें पड़ती है कब, सबसे पहले इसी का हम दूसरा नाम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग के थ्रू बनता है, डीएनए पैकेजिंग के थ्रू बनता है न्यूक्लियोसोम। ये कब बनता है, जब से डिवाइड होने वाली होती है। इसमें होता क्या है, न्यूक्लियोसोम में हमारा डीएनए होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। क्लियर, ये हमारा न्यूक्लियोसोम होता है। लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना है, चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक सिंपल सा डायग्राम है। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइसिन एंड एन आर्जिनाइन, आर्जिनाइन लिखा है, आर्जिनाइन है। लाइसिन एंड आर्जिनाइन की दो अमीनो एसिड से हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं और ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं पूरा। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑप्टोमर। तो देखिए ये कोर ऑफ, इसको मैं डाल कर देता हूँ आपके लिए। ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, बीच में आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इनसे लिपटे हुए हैं हमारे डीएनए भाई साहब। डीएनए भाई साहब हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारे डीएनए भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ पर। अब डीएनए ये है और हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई है, ये हिस्टोन ऑप्टोमर। 8 प्रोटीन्स का ये ग्रुप तैयार होता है, इसे हम हिस्टोन ऑप्टोमर कहते हैं, जो कोर बना रहा है प्रोटीन का। और उसी में 1.5 कॉइल लेता है हमारा डीएनए। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, इसलिए ये इसके ऊपर क्वाइड होता चला जाता है और बनाता है न्यूक्लियोसोम। ओके, तो ये एक रहा है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी पे 31 का और जो है हमारा 34 के और पे आ जाए। 34 के और पे क्वेश्चन दे रहा है स्टडी द schematic representation of the genes involved in the lac-operon given below and answer the question that follows। क्या याद करिए वो दिन जब मैंने lac-operon के बारे में पढ़ाया था कि जब बैक्टीरिया नॉर्मल ग्लूकोज में होता है तो वो ग्लूकोज से एनर्जी बना रहा होता है, लेकिन जब बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज शुगर में डाल दिया गया, जो कि मिल्क शुगर बोली जाती है, तो वो ग्लूकोज कहां से लाए, क्योंकि लैक्टोज डाइसैकेराइड है। लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है, लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो भाई इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। तो यहां पर एंजाइम लिखते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये उसी पे जीन्स दिखाया जा रहा है एक बैक्टीरिया का, जहां पे हमने याद करी, आपको याद होगा पबजी मैंने बोला था, पबजी, पबजी और ए गेम था। जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमीज, ए से ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम थे, ओ ऑपरेटर होता था, प्री हमारा प्रमोटर था, ई ए आई से इनहिबिटर जीन बनती थी। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। पहला क्वेश्चन कहते हैं आइडेंटिफाई द नेम द रेगुलेटरी जीन इन द ओपेरॉन, ओके, एक्सप्लेन इट्स रोल स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन। चलिए आंसर पे चलते हैं। 31 पहले ये जो जीन्स रेगुलेट करता है उस रेगुलेटरी जीन का नाम हमारा है आई जीन रेगुलेटरी जीन है। इट कोड्स फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन ऑफ द ओपेरॉन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली। द रिप्रेशर हैज द एफिनिटी फॉर द ऑपरेटर जीन, इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइड एंड प्रिवेंट द आर्ममेंट। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब जी
ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, बीच में हमारा न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन बना होता था, यहाँ पर ऑपरेटर होता था। हमारा इससे आरएनए बनाने का जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा जुड़ता है O से। अब जब ये ऑलरेडी ग्लूकोज में है तो इसको कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ से हमारा इनहिबिटर प्रोटीन बन जाती है और ये इनहिबिटर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाकर के चिपक जाती है। जब ऑपरेटर जाके चिपक जाती है तो जो हमारा अगर आरएनए आता है प्रोटीन बनाने के लिए, कोड करने के लिए हमारा आरएनए आया, तो ये इसमें फिट नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं स्विचिंग ऑफ। ये फिट नहीं होता। जब फिट नहीं होता तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। आगे नहीं बढ़ेगा तो इससे बनने वाले एंजाइम्स नहीं बनेंगे। ये स्विचिंग ऑफ मेथड है। ये तब है जब ये ग्लूकोज में पड़ा है। तो आई का काम ये करता है, ये एक इनहिबिटरी, एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर से अटैच हो जाता है। अब जब ये ऑपरेटर से अटैच हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज अगर आते हैं इस ऑपरेटर के पास तो जुड़ नहीं पाते, और जुड़ नहीं पाते तो आगे की प्रोटीन नहीं बन पाती, यानी कोई गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। जब कोई गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं तो जरूरत भी तो नहीं है, अभी तो ऑलरेडी ग्लूकोज में। जरूरत कब है? जब ये लैक्टोज में पड़ रहा हो। जब लैक्टोज में पड़ेगा तो ये लैक्टोज मान लीजिए आपका है पिंक कलर से, ये लैक्टोज में पड़ा है, मिल्क में पड़ा है। अब ये लैक्टोज इस इनहिबिटरी प्रोटीन को अपने से बाइंड कर लेता है। जैसे ही इसने बनाया, इसने बाइंड कर लिया, अर्थात ये हल निकला कि ये वाला चीज इससे जुड़ नहीं पाएगी और आरएनए पॉलीमरेज आज पूरा जाकर के बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा और यही गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को तोड़ देगा गैलेक्टोज में प्लस ग्लूकोज में। इसी को बोला गया है लैक ओपेरॉन मेथड। आंसर आपके सामने है, नोट कर लीजिए सही से हर क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में, when repressor bind to the operator, the operon is switched off and transcription is stopped। इसकी घटना बता रहा, स्विच ऑफ की घटना। लेकिन लैक्टोज इज एन इंड्यूसर मॉलिक्यूल। लैक्टोज आ गया, ये लैक्टोज क्या कर देता है, ऐसे जुड़ जाएगा। तो जीन जेड codes for beta galactosidase which is responsible for the hydrolysis of lactose into glucose plus galactose। Y gene codes for permease, it increases the permeability of the cell to the lactose। सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मौजूद है, अच्छे से देखिएगा, जो मैंने लैकोप्रान समझाया समझिएगा। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को देख लें, जो मैंने आंसर बताया पूरा मैच पढ़ लीजिए आसानी से। Why is the lactoplan regulates, आपको बता दिया, नेम द इंड्यूसर मॉलिक्यूल लैक्टोज एट द फंक्शन ऑफ दीस जीन्स प्रोडक्ट जेड और वाई का लिखना था, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमेज। ड्रॉ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज ग्राम, लेबल एनी 3 एम्ब्रियोनिक एंड 3 अदर पार्ट्स। 3 एम्ब्रियोनिक पार्ट के बारे में और 3 अदर पार्ट्स के बारे में आपको पूछना है। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन देते हैं, वेयर डज द आर्कियोस्पोरियम ओरिजिन इन प्लांट्स। आर्कियोस्पोरियम, चलिए आंसर लेके चलते हैं आपको। डायग्राम आपके सामने रहा है, एनसीईआरटी में मैंने कई बार बनवाया है, आप इसको देख लें डायग्राम। सबसे पहले बाहर की तरफ होता है पेरिकार्प, ये है आपका पेरिकार्प। अगर एम्ब्रियोनिक की बात करें, एम्ब्रियोनिक मतलब अंदर की बात कर रहा है, एम्ब्रियोनिक में आपको प्लम्यूल मिलेगा, प्लम्यूल, इधर रेडिकल। मोनोकॉट सीट का डायग्राम है। रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा, इधर प्लम्यूल कवर करता है कोलियोप्टाइल। मोनोकॉट सीट की खासियत है कि रेडिकल को कोलियोराइजा और प्लम्यूल को कोलियोप्टाइल कवर करते हैं। ये इनका एंडोस्पर्म होता है, ये इनका एंडोस्पर्म, और ये जो आप देख रहे हैं अंदर, इसके कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, स्क्यूटेलम। ये इनके कॉटिलिडन का नाम है, जैसे कि हम डाइकॉट में डाइकॉटिलिडन बोलते हैं, यहाँ पर हम स्क्यूटेलम बोलते हैं इसके कॉटिलिडन को। ठीक है, ये तो डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको क्लिक कर लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं दिया था कि आर्कियोस्पोरियम बनता कहाँ पे, आर्कियोस्पोरियम कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो चलिए
आर्केस्पोरियम बहुत बड़ा पैराग्राफ है। आर्कियोस्पोरियम प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोडर्मली इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एज 4 टाइप्स ऑफ द आर्कियोस्पोरियल सेल्स at the four corners of a young anther or a single primary archisporial cell in the nucellus of the young ovule. The archispore cell divide by mitodivision. पूरा का पूरा अगर मैं थीम समझाऊं तो जो आपके एंथर होता है उस एंथर के कॉर्नर पे आर्किस्पोरियल सेल्स पाई जाती है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स होती है। आर्किस्पोरियल सेल्स, एक को आर्किस्पोरियम बोलते हैं। इन्हीं आर्किस्पोरियल सेल्स से डिवीजन के कारण निकलते हैं और बनते हैं 4 प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। अब ये डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर के अपने नंबर को बढ़ाना चालू करते हैं और जब नंबर बढ़ने लगते हैं यही आगे डिवाइड होकर के हमारे इन नए, देखिए अगर देखेंगे 4 types archispores on the 4 corners of a young anther और a single primary archispore in the nucellus of the young ovule। ओव्यूल में सिंगल आर्किस्पोरियल होंगी सेल जबकि एंथर में 4 होते हैं। ये दो डिफरेंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। The archisporial cell divide by mitotic division to form outer parietal cells, inner sporogenous cells. The parietal cells is present on the outer side sporogenous cell। यानी जो आर्किस्पोरियल सेल ले लें जब ये डिवाइड करती है तो ये 1 से 2 सेल बनाती है। बाहर की तरफ ये प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है और अंदर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाती है। प्राइमरी पैराइटल से डिवाइड होता रहेगा और लेयर बनाता चला जाएगा मजबूत, जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड होकर के बनाती हैं क्या मेगा। देखिए प्राइमरी स्पोरोजीनस द पैराइटल सेल डिवाइड 3 to 5 लेयर्ड माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल इन ओव्यूल्स डज नॉट डिवाइड फर्दर। द स्पोरोजीनस सेल डिवाइड फर्दर बाय माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर मेगा स्पोर मदर सेल। यानी कि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का काम है मेगा स्पोर मदर सेल बनाना या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पॉलन ग्रेन को बनाने वाली सेल्स या फिर मेगा स्पोर को बनाने वाली सेल्स, ये है उनके पार्ट। तो ऐसे करते हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पहले इसको सेट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 डिवाइड जो बेस्ड हमारा है पीसीआर पे बेस्ड है, पीसीआर पे ही बेस्ड है। चलिए चलते हैं पीसीआर पे और इनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। आई थिंक यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहते हैं? The melting of technique of repeated rounds, ये आपको क्वेश्चन है देखते चले। PCR बता रहे, PCR based on the 3 samples, steps required for any DNA synthesis, denaturation and बहुत सारी चीजें दी, एक्सटेंशन। 3 साइकिल्स आपको दिखाई जा रही है। पहले में हीट दिया जा रहा है, इससे हम डिनेचुरेशन करते हैं, देन प्राइमरी में एनीलिंग चलती है एंड देन एक्सटेंशन। 3 स्टेप्स थे। आप इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहते हैं नेम द स्टेप्स A B C। तो A भाई क्या है हमारा? A हमारा डिनेचुरेशन हो रहा है। B क्या है हमारा? A डिनेचुरेशन, A डिनेचुरेशन। B हमारा क्या है? B हमारा है एनीलिंग एंड थर्ड हमारा होता है यानी C एक्सटेंशन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है? नेम द स्टेप्स A B C। तो A डिनेचुरेशन जहां पर डीएनए के दोनों चेन्स को अलग किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे। देन एनीलिंग, एनीलिंग क्या होते हैं? प्राइमर्स लाते हैं। प्राइमर्स है क्या? देखिए प्राइमर्स बहुत लोगों को परेशान करते हैं। अरे ये एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप होते हैं। एक आर्टिफिशियल जहां से चेन स्टार्ट हुई, एक थोड़ा सा प्लेट डाल दिया, किसी पे चेन आगे बढ़ेगी, किसी को हमने प्राइमर बोला। आर्टिफिशियल क्या है? न्यूक्लियोटाइड ग्रुप्स हैं। चलिए देन कह रहे हैं एनीलिंग, एनीलिंग में ये प्राइमर्स लगा दिए जाते हैं और टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को लग रहा है पूरी गट फीलिंग से क्वेश्चन पूछेगा क्या? थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्वाटिकस
ये एक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे अपने एंजाइम को जिंदा रखता है, बैक्टीरिया भी जिंदा रहता है। तो यहाँ पर हमने पॉलीमेरेज एंजाइम नॉर्मल ना लिया डीएनए का, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे बिगड़ जाएंगे। कोई भी एंजाइम को हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट करता है। तो हमने यहाँ पे जो एंजाइम लेना है डीएनए बनाने के लिए, उसके लिए हमने जो लिया है वो है थर्मस एक्वाटिकस का एंजाइम, क्योंकि थर्मस एक्वाटिकस हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहने वाला बैक्टीरिया है। सिंपल सी बात है, अगर ये हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहता है तो इसके एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहेंगे। नेक्स्ट, एक्सटेंशन। जब आप इस एंजाइम का यूज करते हैं तो डीएनए की चेन बनती चली जाती है और इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। गिव द पर्पस ऑफ ईच दीज स्टेप। हर एक पर्पस क्या है, फिर कहते हैं स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्मस एक्वाटिकस। तो मेरा भाई थर्ड का तो आंसर दे दिया मैंने। सेकंड वाले को देखते हैं डायग्राम में, आपको आंसर बताते हैं। डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड सी, जो भी नेम दिया था इसमें। डिनेचुरेशन में ये डिनेचुरेट डीएनए सेपरेट कंप्लीटली स्ट्रैंड। एनीलिंग, प्राइमर्स हाइब्रिडाइज टू द डिनेचुरेशन डीएनए स्ट्रैंड्स। प्राइमर हाइब्रिडाइज करते हैं। थर्मस एक्वाटिकस, दिस एंजाइम इंड्यूसेस डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट हाई टेम्परेचर। एक्सटेंशन, extension of primers resulting in the synthesis of copies of target DNA sequence. कैरेट टैग एंजाइम था क्या, तो भाई एंजाइम टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेट फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। बता चुका हूं, आपके आंसर पढ़ लीजिए। अभी थर्मस एक्वाटिकस बता, हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहने वाला बैक्टीरिया। और पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या है पीसीआर, और पे क्वेश्चन उसने पूछा था पीसीआर क्या है। तो भाई पीसीआर क्या है जरा समझ लीजिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जब ये टेक्निक को बेसिकली हम तभी यूज करते हैं, कोरोना टाइम में भी बड़ा यूज किया गया इस टेक्निक का, कैसे आइडेंटिफाई करें जल्द से जल्द किसी डिसीज के बारे में। तो हमने जो कोरोना में जो कोविड पॉजिटिव थे, हमने उनके लिए पीसीआर यूज किया, हालांकि बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, किसी भी डीएनए का, सपोज आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, तो हमने उसी की जेनेटिक मटेरियल की ढेर सारी कॉपी तैयार करी, देखा कि आपके ब्लड में कितने वायरस हैं। बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है और बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। तो आपके बॉडी पहुंचा हुआ वायरस का एक छोटा डीएनए से कई डीएनए बना लिए गए कुछ मिनटों में, और हमने पता लगा लिया कि वायरस का डीएनए, इसका मतलब आपकी बॉडी में वायरस गया है। ये था पीसीआर, इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो, दिस टेक्निक एम्पलीफाइज डीएनए, एम्पलीफाइज द डीएनए को बढ़ाती थ्रू अ सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन। दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस। मुलिस का बहुत कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो याद रखिए मुलिस क्या थे, इन्होंने पीसीआर डिस्कवर किया था 1965 में। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पीसीआर आर फॉलोइंग। डीएनए टेम्पलेट चाहिए हमको, प्राइमर्स चाहिए और एंजाइम चाहिए टैग पॉलीमरेज। एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए जीन इज डन यूजिंग द पीसीआर। क्या क्या स्टेप्स हैं, अभी आप पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। डिनेचुरेशन कराएंगे, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर में बहुत बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डिनेचुरेट बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है कि डिनेचुरेशन किस टेम्परेचर पे होता है, तो 70 है, 72 है, 75 है, 95। तो आपका आंसर होगा 95 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। एनीलिंग, सेकंड स्टेप में प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं, जो कि 3 प्राइम से जुड़ना आर्टिफिशियल प्राइमर्स है, तो जो डीएनए है उसी पे हमारा प्राइमर जुड़ते चले जाते हैं और डीएनए के सेगमेंट मिल जाते हैं। एक्सटेंशन, अब पॉलीमरेज एंजाइम पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, और टॉलरेट देखिए 15 सेकंड का कार्यक्रम चल रहा है, उसी टॉलरेशन में ये नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। तो हमें ढेर सारी, एक छोटे से डीएनए से ढेर सारी कॉपीज मिल जाएंगी हमें, हमारे किसी पैथोजन की या हमारे कोई डिजायर्ड डीएनए की, जिससे हम पता लगा लेंगे कि हाँ ये किसका वायरस है, किसका डीएनए है, और इससे हम, इस टेक्निक से हम पता लगाते हैं किसमें क्या डिसीज है, या हम अपने बायोटेक्नोलॉजी में किसी एक छोटे जीन से बहुत सारे जीन्स को पा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है, पेपर का सिलसिला, जो कि हमारा वादा था कि हम सेट 3 तक आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस कराएंगे, पेपर सैंपल पेपर देंगे, और मेरे ख्याल से 3 सैंपल पेपर आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इन्हें पढ़िए अच्छे से वीडियो को, और देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको कितनी हेल्प मिलेगी। तो हम जो कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपसे सीबीएसई के लिए बोला था कि भाई सीबीएसई का सिलेबस है पूरा, वो हुआ। प्रैक्टिस पेपर हमने पूरे सॉल्व किए साथ में, प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ आपको सैंपल पेपर या गेस्ट पेपर भी हमने दिया, और वो भी एक नहीं 3 पेपर आपको दिए। अब आपको मेहनत करनी है, हमारी मेहनत आपके साथ यहीं पे थी। बाकी नए प्रोसीजर, नए प्रोग्राम के बाद हम फिर मिलेंगे, लेकिन हमारी नई चीज़ों को पाने के लिए हमारे चैनल आरटी एकेडमी को
सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए लेक्चर्स या नए जो भी प्रोग्राम्स हमारे होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। चलिए, तो आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू अलविदा कहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।